आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। बेटा लाइंस एंड एंगल्स को समझने के लिए आपको 5th चैप्टर यूक्लिड्स ज्योमेट्री की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़कर आए हो कि पॉइंट क्या होता है, रे क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन क्या होती है, ठीक है, और रे क्या होती है, ये सारी चीज़ अगर आपको पता है तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऐसा कराएंगे। तो बेसिकली आज जो हमें पढ़ना है, हमें बेटा जो बेसिकली पढ़ना है, आगे बैठ जाओ बेटा, बस इसे मत टच करना, ठीक है, बैठ जाओ आराम से, इसे टच भी नहीं करना है आपको। बेटा एक तो देखनी है बेटा टाइप्स ऑफ लाइंस एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये हमारे कोर टॉपिक्स रहने वाले हैं आज के। बट आपको कुछ चीज़ें बेटा पता होनी चाहिए, मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। अगर बेटा एक कोई शार्प पॉइंट है जिसकी कोई भी लेंथ ब्रेथ नहीं है, इसको हम क्या बोलते थे? पॉइंट। और लिखते कहते थे इसको हम कैसे लिखते थे बेटा? पॉइंट ए। अगर दो पॉइंट्स लिए और उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी तो इसको हम क्या बोलते थे बेटा? लाइन सेगमेंट। और अगर बोथ साइड्स इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता था तो ये क्या होती थी? लाइन, ठीक है। अगर एक एंड पॉइंट हो और एक साइड इनफाइनाइटली इसको एक्सटेंड किया जा सकता है तो ये क्या होती थी? ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं। कोलिनियर पॉइंट्स बेटा क्या होते हैं ज़रा समझ लीजिए। अगर 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में, 3 और मोर पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे तो इनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। और अगर ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करेंगे, जैसे अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो ये वाला पॉइंट रह जाएगा, और अगर मैंने इधर से ड्रॉ कर दी तो ये वाला पॉइंट रह जाएगा, इधर से ड्रॉ कर दी तो ये वाला रह जाएगा। तो इनको हम क्या बोलते थे बेटा? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर, और ये क्या होते थे बेटा? कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये छोटी मोटी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है बेटा? मान लीजिए मैंने एक लाइन ये ली, ठीक है, और दूसरी लाइन इसको अगर कट करते हुए चली जाए तो इसको हम क्या बोलते थे? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इनका चाहो तो नामकरण कर लो भाई। ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी, या फिर किसी लाइन को एल से भी डिनोट किया जा सकता है और इसको सिर्फ एक लेटर एम से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए डी। और ये जो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टू इंटरसेक्टिंग लाइन, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है जहां पे ये इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को बेटा हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉरी, इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो जरा डेफिनेशन पे नजर डालते हैं एक बार। व्हेन 2 और मोर लाइंस क्रॉस ईच अदर इन अ प्लेन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्शन, नहीं भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ रही बात या नहीं? इसके बाद अगर आप इन पे ध्यान दें, अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। पैरेलल लाइंस बेटा कौन सी होती हैं? मान लीजिए एक मैंने ये लाइन ले ली और एक और लाइन ले ली, तो बेटा ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। अब इनको लिखने का तरीका बेटा फिर से वही सेम रहने वाला है। आप चाहें तो यहाँ पर ए बी ले लें और इसको सी डी ले लें, या फिर इसको एम और इसको एल ले लें, ठीक है। तो बेटा ये दोनों लाइंस पैरेलल है। इनको पैरेलल लिखने का तरीका क्या होता है? एम इज पैरेलल टू एन। बीच में ऐसे दो लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। समझ में आ रही बात है? पैरेलल को दिखाने के लिए कई बार हम ऐसे एरो भी बना देते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, पैरेलल लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता है। एक और बात होती है इनके बीच में कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा क्या रहेगी? सेम। मतलब अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। जैसे बेटा रेलवे ट्रैक आप देख लीजिए, रेलवे ट्रैक्स जो हैं
वो एग्जाम्पल है किसके? पैरेलल लाइंस के। क्या बात समझ में आ रही है? डेफिनेशन जरा देखिए, इफ टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एनीवेयर द लाइन आर कॉल्ड पैरेलल। ठीक है, लाइंस क्या बोलते हैं बेटा? पैरेलल बोलते हैं इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैरेलल एक्सियम बेटा क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए। पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेटा मान लीजिए कोई एक लाइन है L, L इज अ लाइन एंड A इज अ पॉइंट नॉट ऑन लाइन। मतलब ये मैंने एक लाइन ले ली है और इसका नाम रख देते हैं बेटा क्या हम? L। और एक कोई मैं पॉइंट ले लूं A। बेटा अब आप मुझे ये बताइए, इस पॉइंट से मैं कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो इस लाइन L के पैरेलल हो? बेटा सिर्फ और सिर्फ एक। दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी लाइन है जो इस पॉइंट से भी पास हो और इस वाली लाइन के पैरेलल भी हो। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी घुमाया, लाइन को थोड़ा सा भी घुमाया, तो बेटा ये लाइन इसको कट करके चली जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देयर इज ओनली वन लाइन which passes through a point which is not intersecting या which is not on line L। ठीक है, तो बेटा there is only one line which will be parallel to it। कहने का मतलब कि इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ हो सकती है जो इस पॉइंट से भी पास होकर जाए और L के पैरेलल भी हो। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो जरा देखिए, there is one and only one line which passes through A and is parallel to L। क्लियर हो गई बात? यानी अब बेटा बात करते हैं किसकी? लाइन सेगमेंट की। अगर मैं बेटा एक लाइन लूं और यहां पर कोई भी दो एंड पॉइंट्स मार्क कर दूं, लेट से A एंड B, तो ये जो A से B तक की लेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। और बेटा लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? आप चाहें तो ए बी के ऊपर ऐसे लाइन बना दें या फिर बी ए लिख दें और ऐसे लाइन बना दें। अब हम बड़ी क्लासेस में आ गए तो हम डायरेक्टली ए बी भी लिखेंगे। क्या बात समझ में आ गई है? ये देखिए जरा डेफिनेशन पर नजर डालिए। लेट 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन लाइन L। तो A और B बेटा मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए जो कि लाइन L पर हैं। ठीक है, द कनेक्टेड पार्ट सेगमेंट, कनेक्टेड पार्ट बेटा A और B ऑफ द लाइन विच एंड पॉइंट एट A एंड B। इनके बेटा 2 एंड पॉइंट ले लिए A और B, तो बेटा इसको मैं क्या बोलूँगा? लाइन सेगमेंट। डेफिनेशन वगैरह आती है नहीं, लेकिन फिर भी कई बार ये सारा लिखकर आ जाएगा और यहाँ पर बेटा फिल इन दी ब्लैंक्स में आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या है? रे। जरा ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया बेटा? एक पॉइंट लिया, इसको ले लिया बेटा A और इसको ले लिया B, तो ये क्या है? एक रे। रे में बेटा एक एंड पॉइंट होता है और एक बेटा टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। मतलब ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है बेटा? सन की रेज। ये है, मान लीजिए सन से रेज निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइटली। तो बेटा ये इसका एंड पॉइंट हो गया और ये आगे टर्मिनेटिंग पॉइंट हो गया। हाँ जी, क्लियर हो रही बात या नहीं? अच्छा, इसको लिखने का तरीका जरा देख लीजिएगा। लिखने का बेटा तरीका देख लो इसको। इसका बेटा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा? इनिशियल पॉइंट कौन सा? A। तो हमेशा पहले A ही लिखा जाएगा। और टर्मिनेटिंग पॉइंट कौन सा है बेटा? B। और इसके ऊपर रे भी बनाएंगे जहां पर ये इसका इनिशियल पॉइंट होना चाहिए और ये इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट होना चाहिए। अच्छा सर, अगर रे ऐसी बना दी जाए तो, और इसका नाम रख दिया जाए, मान लीजिए दोबारा से A B रख देते हैं, इसका नाम A और इसका नाम B रख देते हैं। अब बताओ बेटा, अभी भी पहले क्या लिखा जाएगा? इनिशियल पॉइंट। बाद में क्या लिखा जाएगा? टर्मिनल पॉइंट। और बेटा एरो अभी भी इसके ऊपर टर्मिनल से इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ ही बनेगा। मतलब एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही बनता है। क्या बात समझ में आ रही है? इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते बी ए के ऊपर एरो बना दे, ये गलत है, क्योंकि बेटा इसका इनिशियल पॉइंट बी नहीं है, क्या है? ए।
इसको बेटा ऐसे नहीं लिखा जा सकता ए बी के ऊपर एरो, नहीं, क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ये नहीं है। सर ऐसे तो कर सकते हैं, ए बी एरो ऐसे बना दें, नहीं बेटा ये भी नहीं, आप ऑपोजिट भी नहीं लिख सकते, बिल्कुल ज़रूरी है बेटा, रे के लिए एरो ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए, अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग वन फिक्स्ड पॉइंट। इसका बेटा एक क्या हो जाता है, फिक्स्ड पॉइंट, एंड अदर पॉइंट डज नॉट हैव एन एंड पॉइंट, और दूसरी तरफ बेटा कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिट रेस, बेटा जरा ध्यान देंगे इस बार, कृपया ध्यान दें। ये बेटा मैंने एक लाइन ले ली, ठीक है, और इसका नामकरण रख देते हैं भाई, नामकरण करते हैं। इसका नाम रख दिया मैंने ए और इसका नाम रख दिया बी, और बीच में बेटा मैंने कोई ले लिया पॉइंट ओ। तो बेटा यहां पर एक आपको रे नजर आ रही होगी, कौन सी वाली, ओ से लेकर बी तक, और दूसरी आपको नजर आ रही होगी ओ से लेकर ए तक। तो ये दोनों रेस क्या है बेटा, ऑपोजिट रे है, और ऑपोजिट रेज में एक पॉइंट बेटा क्या होता है, कॉमन। तो यहां पर कॉमन पॉइंट कौन सा है, ओ, ठीक है। तो ये हो गया इसका ऑपोजिट रे। ऑपोजिट रेज के बीच में एंगल हमेशा कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो देखो जरा, टू रेज ओ ए एंड ओ बी आर सेड टू बी ऑपोजिट रेज इफ दे आर कोलिनियर। बेटा कोलिनियर तो होंगे, देखो ए बी सी तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं पॉइंट्स, तो बेटा पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर। क्या बात समझ में आ रही है? इसके बाद एंड पॉइंट ओ इज द ओनली कॉमन पॉइंट ऑफ टू रेज, और बेटा ओ क्या होगा, इकलौता कॉमन पॉइंट होगा इन दोनों के बीच में। समझ में तो नहीं आ रहा बेटा आपके, हैं? आ रहा है, फिर ठीक। अच्छा यहाँ पे लिए हुए हैं, कोई बात नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब आ जाओ बेटा किस पे, एंगल पे। एंगल क्या होता है ज़रा समझिए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ध्यान दीजिए बेटा। मैंने एक रे ली, ठीक है, और एक और रे ले ली, और ठीक है भाई, आ जा। बेटा टू रेज ले ली, और टू रेज का बेटा जो इनिशियल पॉइंट है उसको मैंने कर दिया कॉमन, ठीक है। मान लीजिए ये है ए, ये है ओ, और ये है बी। जैसे आप कैंची खोलते हो ना, तो एक ये होती है लाइन और एक ये, और बीच में जो गैप आता है, इस गैप को हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। एंगल को बेटा लिखने का एक तरीका होता है, पहले तो आप एंगल का सिंबल बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे ए ओ बी, मतलब जो जहां पर एंगल बन रहा है उसको हमेशा बेटा कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। तो ए ओ बी, या फिर एक और तरीका है एंगल बी ओ ए। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एंगल ओ ए बी, ये गलत हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि एंगल जहां पे बनता है वो लिखा जाता है बीच में, और यहां पर एंगल बेटा ए पे नहीं बन रहा है, किस पे बन रहा है, ओ पर। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा तो ये देखो आपके लिए बनाया हुआ है, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अब इसकी जरूरत है नहीं। अब जरा बेटा ध्यान दीजिए, ये है ए, ये है ओ, और ये है आपका बी। इसको लिखने का तरीका आपको बता दिया गया है, ए ओ बी या फिर बी ओ ए। यहां पर ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और ये जो बेटा साइड्स हैं, इस साइड्स, इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, आर्म ऑफ द एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, आर्म। अब जरा बेटा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा। मान लीजिए इसके ऊपर ओवरलैप थी लाइन, मैंने एक लाइन को पकड़ा और ऐसे घुमाया, एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप कर रही थी, समझ में आ रही बात ही नहीं, ये वाली लाइन इसके ऊपर थी, मैंने बेटा इसको पकड़ के घुमाना शुरू किया, ठीक है। तो बेटा इसको मैं घुमा रहा हूं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमा रहा हूं बेटा, एंटी, एंगटी नहीं भाई, एंगटी नहीं, एंटी, एंटी, एंटी
क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं तो बेटा ऐसे एंगल को हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा, ये जो लाइन पहले यहां पर थी इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, और ये जो इसके ऊपर रे थी जिसको मैंने पकड़ के घुमाया है इसको बोलते हैं बेटा टर्मिनेटिंग साइड, टर्मिनल साइड है। आ रहे बेटा, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड या टर्मिनेटिंग साइड। ठीक है, तो ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड, मतलब जिसको घुमाया जा रहा है। ये दोनों ही क्या हैं? इस एंगल की आर्म्स हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा शांत हो जाओ। और ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और इन दोनों रेज के बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? ये हमारा जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। ठीक है, और अगर बेटा क्लॉकवाइज घुमाया जाए, ध्यान से सुनना बेटा, किसकी? बीई, ये पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव। इस साइड को बेटा मैंने इस बार ऐसे घुमाया, मतलब साइड को पकड़ के ऐसे घुमा दिया। अगर बेटा मैं इसको घुमाता हूं कैसे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी कैसे घूमती है? टिक 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 ऐसे घूमती है ना, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर घड़ी के ऑपोजिट घूमेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज। अगर बेटा एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल। सॉरी, क्लॉकवाइज, इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव एंगल। अगर टर्मिनल साइड को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो वो नेगेटिव एंगल होता है। हाँ जी, नहीं बेटा वो अलग चीज़ है। फिर जहाँ से घूम रही है एंगल हमेशा वैसे ही मेजर किया जाता है। फिर एंगल आप ऐसे मेजर करेंगे, ये वाला एंगल छोटा हो जाएगा। ठीक है, अभी इनके बारे में भी बात करेंगे। क्या यहाँ तक बेटा सारी बातें क्लियर है? इसको बेटा जब आप मेजर करोगे, अरे सारी चीज़ें ऑर्डर में अरेंज नहीं की, चलो कोई बात नहीं। इसके बेटा मेजर, जब एंगल को हम मेजर करते हैं तो उसको हमेशा डिग्री में मेजर किया जाता है। किसमें मेजर किया जाता है बेटा? डिग्री। सो एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन डिग्री। सो ऐसा यूनिट ऑफ, या फिर मैं लिख देता हूं यहां पर, एंगल इज ऑलवेज मेजर इन डिग्री। ठीक है, कैसे? मान लीजिए कोई भी एंगल 80 का है तो इसके ऊपर ऐसे जीरो बना देंगे और ये सिंबल होता है किसका? डिग्री का। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लीजिए मुझे इस एंगल को मेजर करना है, इस एंगल को अगर मुझे मेजर करना है और मान लीजिए ये 70 डिग्री का है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? पहले लिखूंगा m और ब्रैकेट में लिखा जाएगा ये वाला एंगल। पहले सिंबल बनाओगे एंगल का, एंड AOB। ये है मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB। किसके इक्वल है बेटा? 70 डिग्री के इक्वल है। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बेटा आपको करना है। ठीक है, ये देखिए, आइए बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होते हैं ज़रा समझिए। हाँ जी बेटा, कृपया ध्यान दीजिए। मान लीजिए बेटा ये मैंने एक एंगल बनाया है ABC और ये वाला एंगल है बेटा 50 डिग्री। ठीक है, मैंने एक और एंगल बना दिया जो अगेन बेटा क्या है? ये मान लीजिए P, Q और R। ये भी कितने डिग्री का बेटा? 50 डिग्री का। अगर दोनों सेम डिग्री के एंगल्स हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। क्या बात समझ में आ रही है? ज़रूरी नहीं है बेटा ये एंगल ऐसे ही बना हुआ हो सकता है एंगल कुछ ऐसा बना हुआ हो और 50 डिग्री का ये हो, अभी भी ये दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। बस इसको जब आप घुमाओगे तो ये ऐसा दिखेगा, इसको पकड़ के घुमा दोगे तो ऐसा दिखेगा। अगर आपको पकड़ के घुमा दिया जाए तो क्या आपका नाम बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। वैसे ही इसका नाम भी नहीं बदलेगा। समझ में आ रही बात या नहीं? देखो तो जरा डेफिनेशन। Two angles are said to be congruent if the trace copy of one can be superposed on the other to cover it completely। मतलब जो ओवरलैप, देखो इसको उठाकर अगर मैं ऐसे रखूं तो ये इसको ओवरलैप कर लेगा या नहीं कर लेगा? तो बेटा इसका मतलब ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट
एंगल्स हैं। क्या बात समझ में आ रही है? रिफ्लेक्स एंगल, हाँ जी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल आ गया है, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने बेटा एक लाइन ये ड्रॉ की, ये एक लाइन ड्रॉ की, लेट से ए बी, अरे दोनों बी भी ले लिए, कौन है ये? बट आपसे यही उम्मीद थी मुझे। हाँ जी, इधर ध्यान दो बेटा, ये एक एंगल था, मैंने यहाँ से इसको घुमाया, ये एंगल यहाँ आ गया। अगर मैं इसको पकड़ के घुमा दूँ और 180 डिग्री से ज़्यादा ले आऊँ, समथिंग लाइक, अंडू करते भाई, दिस, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, समझ गए? तो बेटा इस केस में एंगल क्या हो जाएगा बेटा? मोर देन 180 डिग्री। और ऐसा एंगल जो बेटा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसको बेटा हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? 180 डिग्री से ज़्यादा जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। सो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इज कॉल्ड एंगल नहीं बेटा, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अब बेटा मेरी बात सुन लीजिए, अब अगर हम इस पे ध्यान से देखें तो दो एंगल बन रहे हैं। एक ये छोटा वाला, अगर ए बी सी ले लिया जाए इसको, तो अब दो एंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है बेटा ए बी सी, अंदर वाला, जो कि बेटा छोटा है, 90 डिग्री नहीं है बेटा, अभी जब मेजर ही नहीं किया तो कैसे कर सकते हो। लेकिन ये एंगल बेटा 180 डिग्री से छोटा है, तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर वाला एंगल देखें तो इसका नाम भी बेटा क्या है? ए बी सी ही है। तो अब कैसे पता चलेगा कि आप बाहर वाले एंगल की बात कर रहे हो या अंदर वाले एंगल की बात कर रहे हो? अगर बेटा जो छोटा एंगल है 180 डिग्री से, उसको तो आप नॉर्मली ऐसे ही छोड़ दोगे। लेकिन अगर बेटा 180 डिग्री से बड़ा है, मतलब कि रिफ्लेक्स एंगल है, तो उसके आगे बेटा ऐसे रिफ्लेक्स लगाया जाएगा, REF, या फिर कई बार पूरा भी लिखा जाता है रिफ्लेक्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो इससे पता चल जाएगा कि जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है। क्लियर हो गई बात? यानी आगे आ जाओ बेटा। हाँ जी बेटा, अब बेटा बात करते हैं किसकी? एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट का क्या मतलब है ज़रा समझिए। मान लीजिए बेटा मैंने एक एंगल लिया, ये है बेटा A, ये है B और ये है C, और इसके बीच में कोई एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, मान लीजिए D। तो बेटा पहले ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा था, और जब ये एडजेसेंट लाइन आ गई बीच में, तो एक ऊपर एंगल बन रहा है और एक नीचे भी बन रहा है। तो अब टोटल कितने एंगल्स हो गए? 3। तो बेटा जब बीच में कोई लाइन आ जाती है, तो ये जो ऊपर वाला एंगल है और नीचे वाला एंगल है, इनको बेटा हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एंगल ABD एंड एंगल DBC आर एडजेसेंट एंगल्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो जरा देखिए, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। ऐसा एंगल जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? आर्म बेटा ये खाने वाला आर्म नहीं है, ठीक है, ARM। तो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा? एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर हो गई बात? यानी अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, वो आपसे ये कह रहे हैं, इफ आर रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स so formed is 180 degree और sum of the angle forming on linear pair is 180 degree। क्या कह रहे हैं वो बेटा जरा समझिए, कृपया ध्यान दीजिए बेटा। एक स्ट्रेट लाइन है, बताइए कोई दिक्कत? और यहाँ पर इसका नामकरण भी कर लेते हैं, ये है A, ये है मान लीजिए O और ये है मान लीजिए B। हमें ये पता है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री होता है। अगर इसके बीच में कोई मैं लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जब आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा?
180 आएगा ही नहीं आएगा। अगर 100 रुपीज़ आपने चेंज करवा लिए तो क्या बेटा उनका सम कुछ और आ जाएगा? जब आप उनको दोबारा से ऐड करोगे तो क्या आएगा? 100 ही आएगा। वैसे ही अगर बीच में कोई लाइन आ गई तब भी कोई दिक्कत नहीं, एंगल अभी भी बेटा 180 डिग्री का ही है, तो इन टू एंगल्स का सम अभी भी कितना रहेगा? 180। तो आप लिखोगे सिंस एंगल AOB इज इक्वल टू 180, क्योंकि बेटा ये क्या है? स्ट्रेट एंगल है। कैसा एंगल है बेटा? अभी हम टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने वाले हैं आगे। तो अगर मैं बात करूं AO, इसको C ले लेते हैं, AOC प्लस COB, इन दोनों एंगल्स का सम बेटा किसके इक्वल आएगा? AOB के बराबर आएगा ही नहीं आएगा? बताओ, आएगा ही नहीं आएगा? और AOB हमें पहले से ही पता है, तो इन दोनों एंगल्स का सम बेटा क्या होगा? 180। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर एक स्ट्रेट एंगल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो 2 एडजेसेंट एंगल्स बन जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 180। और बेटा इसका रीजन क्या रहता है? लीनियर पेयर। क्या रहेगा बेटा? लीनियर पेयर। तो आगे कभी भी ऐसा हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन है और उसके बीच में कोई लाइन ड्रॉ हुई, तो मैं इन दोनों एंगल्स का सम कितना लिख लूंगा बेटा? 180। और रीजन क्या बताऊंगा? लीनियर पेयर। हाँ जी बेटा, नाम होता है। अब आप जैसे आपका नाम है सोहम, अब मैं पूछूं सोहम का क्या मतलब है, तो ऐसे तो मतलब हर एक चीज़ का नाम रखा जाता है, ठीक है? मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन है और बीच में एक लाइन आ जाए, ठीक है, तो उन दोनों एंगल्स के सम को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। 2 एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो उसको हम लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? आइए अब देखते हैं अपनी एक्सियम 6.1 क्या कह रहे हैं वो आपसे, जरा ध्यान दीजिए। बोल रहे हैं बेटा वो आपसे, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। क्या मतलब है इसका? हाँ जी बेटा जरा ध्यान देंगे इधर। वो कह रहे हैं बेटा एक कोई लाइन है, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर बीच में कोई एक रे आ जाए या लाइन आ जाए ऐसे, तो बेटा होगा क्या? अगर मैं इसका नामकरण कर दूं, मान लीजिए ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका C, और इसको मान लेते हैं चलो O। तो बेटा यहां पर 2 एडजेसेंट एंगल्स बन जाएंगे। कौन कौन से? पहला ये और दूसरा ये। तो बेटा मान लीजिए अगर ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर एक कोई लाइन है और बीच में अगर कोई एक रे आ जाए तो 2 एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, और इन 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम इस बार बेटा क्या होगा? 180 होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? लीनियर पेयर। और यहाँ पे बेटा रीजन क्या रहेगा? लीनियर पेयर। लेकिन अगर बेटा इसी के साथ मैं एक चीज और समझा देता हूं, एक चीज और बेटा समझा देता हूं। मान लीजिए ये है लाइन, एक यहां से रे आ जाए और एक इधर से आ जाए, तो बेटा अब बन जाएंगे कितने एंगल्स? हाँ जी भाई साहब, 1, ये 2 और ये 3। बेटा अभी भी इन 3 एंगल्स का सम बेटा क्या रहेगा? 180। और रीजन बेटा क्या रहेगा? ना बेटा ना, क्या रहेगा? स्ट्रेट एंगल। क्या रहेगा? पेयर का मतलब होता है बेटा 2। अगर 2 एंगल्स का सम 180 आ रहा है तो लीनियर पेयर। कब? वो भी एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग एंगल्स हैं और तब भी आपने क्या बोल दिया? लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और बीच में कोई लाइन होनी चाहिए। अब बेटा जरा और ध्यान देना, यहां पर बेटा 2 एंगल नहीं है, क्या है? 3 है। 3 से अगर ज्यादा हो, 4 एंगल्स, 5 एंगल्स, 6 एंगल, उन सभी एंगल्स का सम बेटा क्या रहेगा? 180 रहेगा। लेकिन रीजन क्या रहेगा? स्ट्रेट एंगल, नॉट लीनियर पेयर। लीनियर पेयर रहता है बेटा जब 2 एंगल्स का सम 180 हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, लीनियर पेयर बेटा ऐसे भी बन सकता है और हो सकता है ऐसे लाइन बनी हुई हो। अभी भी तो बेटा आपको 2 लाइन एंगल्स नजर आ रहे हैं, पहला एंगल ये और दूसरा ये। इन दोनों एंगल्स का भी सम बेटा क्या रहेगा? 180 रहेगा। जरूरी नहीं बेटा लीनियर पेयर ऐसे ही रहे, हो सकता है ऐसे बनी हुई हो, ऐसे। अब आपको लगेगा ये कैसे? भाई ये स्ट्रेट लाइन और ये दोनों एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का भी सम क्या है बेटा? 180। तो ऐसे मत सोचना बिल्कुल ऐसे हूबहू बना हुआ होगा।
सिंपल सा समझिए कि एक कोई लाइन होगी और बीच में अगर कोई लाइन आ जाए तो 2 एंगल्स बनेंगे और उन 2 एंगल्स का सम बेटा क्या होगा 180। रीजन क्या होगा लीनियर पेयर। और अगर 2 से ज़्यादा हुए, मान लीजिए इसी लाइन में एक और ऐसे बना हुआ हो, तो यहाँ पे 3 एंगल्स बन जाएंगे और 3 एंगल्स का सम बेटा 180 रहेगा, लेकिन रीजन बदल जाएगा, क्या रहेगा स्ट्रेट एंगल। क्या बात समझ में आ रही? स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट एंगल। समझ में आ रही बात है नहीं? अंदर जो इसका भी नाम लिख लो। आइए देखते हैं बेटा अपनी एक्सियम 6.2। शांत रहेंगे बेटा सारे बच्चे, इधर ध्यान दो भाई। एक्सियम 6.2 मत बोलो, वही तो मैं कह रहा हूं, मत बोलो। If a sum of the 2 adjacent angles so formed is 180, then the non-common arm of the angles formed a line। क्या मतलब है? ध्यान से समझना बेटा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा है, चलो दोबारा से वैसे ही बना देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। बेटा वो ये कह रहे हैं कि अगर 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आ रहा है, 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आ रहा है, कब? जब बेटा ये कॉमन आर्म हो, एक कोई कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन साइड होनी चाहिए, कॉमन लाइन होनी चाहिए इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स के बीच में। अगर ऐसा हुआ तो बेटा ये क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट है बेटा। कोई भी एक एंगल बना हुआ हो और बीच में एक लाइन आ जाए तो ये दोनों एडजेसेंट होते हैं। अब ये वाली लाइन हो गई सीधी, समझ रहे हो ना, ये अभी भी ऐसी है, तो ये दोनों भी क्या होंगे एडजेसेंट। मतलब ये जो एक्सियम है जस्ट 6.1 का ऑपोजिट है। वहां पर वो क्या कह रहे थे, अगर एक स्ट्रेट लाइन है और बीच में एक कोई कॉमन आर्म ड्रॉ कर दी जाए तो बेटा इन दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाता है, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो जाता है। अब वो कह रहे हैं अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 है और ये एक कॉमन लाइन है तो बेटा क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। फॉर्मा लाइन हमेशा स्ट्रेट ही होती है भाई, फॉर्मा स्ट्रेट लाइन क्या होता है, समझ में आ गई बात? यानी तो ये दोनों बेटा जस्ट ऑपोजिट हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ध्यान से समझेंगे बेटा क्या है इसका मतलब। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, यहां पर बेटा मैं 3 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए यह है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी, यह है पॉइंट सी, यह है पॉइंट डी, यह है पॉइंट ई, और यह है पॉइंट मान लीजिए एफ, यह है पॉइंट जी, यह है पॉइंट ई और यह है पॉइंट ओ। हाँ चलो एच ले लेते हैं, ठीक है। अब बेटा यहां पर कुछ ऐसे एंगल्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस एंगल के अंदर लिखे हुए हैं, तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। ये जो अंदर वाला पार्ट है, अगर इंटीरियर पॉइंट बोलूं तो बेटा इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इंटीरियर पॉइंट्स आर ए है, बी है एंड सी है। एक्सटीरियर बेटा क्या होगा, ये बाहर वाला जो एरिया है वो एक्सटीरियर पार्ट है और इसके ऊपर जो है वो ऑन दी लाइन या ऑन दी एंगल होगा। समझ में आ रही बात है? नहीं तो एक जो ट्राइंगल वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक इंटीरियर, दूसरा एक्सटीरियर और थर्ड ऑन दी एंगल या लाइंस, ठीक है। एक्सटीरियर ऑफ एंगल बता ही दिया। मेजर कैसे करते हैं बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था और दोबारा से भी एक बार समझा देता हूं। पहले बेटा इसको कैसे लिखेंगे, एंगल एच ओ एफ, एच ओ एफ, या फिर बेटा हम कैसे लिखेंगे एफ ओ एच। ये 2 लिखने के तरीके हैं। अब बेटा ऑब्वियसली यहां पे कुछ एंगल बन रहा होगा, मान लीजिए 60 डिग्री, तो इसके मेजरमेंट को हम कैसे लिखेंगे, एम एंगल एच ओ एफ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री।
बस कई बार हम सिंपली इसको ऐसे भी लिखेंगे, HOF इज इक्वल टू 60 डिग्री। बेसिकली हम पूरे चैप्टर में ऐसे ही लिखेंगे। M अगर कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल HOF, या फिर जो भी दिया हुआ होगा ABC PQR जो भी दिया हुआ होगा उस एंगल का मेजरमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जरा देखिए, द अमाउंट ऑफ टर्निंग ऑफ OB टू OB इज कॉल्ड मेजर ऑफ द एंगल AOB। बेसिकली वो आपसे क्या कह रहा है जरा समझ लीजिए, ध्यान दीजिए बेटा। मान लीजिए बेटा ये है A, ये है O और ये है B। तो AO से OB को कितना टर्न कर दिया गया, मुड़ा दिया गया है, उसी इसके मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, तो राइट एज MAOB ऐसे लिखा जाता है, वो मैंने आपको सारा बता ही दिया है। ठीक है, एन एंगल इज द मेजर इन डिग्री डिनोटेड बाय बेटा किससे होगा, डिग्री। कहाँ गया, आजा भाई, डिग्री। इसको ऐसे डिनोट करते हैं बेटा ऊपर लगा के। ठीक है, जैसे मैंने 60 डिग्री लिख दिया। ठीक है, तो मान लीजिए अगर x डिग्री है तो ऐसे लिखा जाएगा, एंगल क्या है, x डिग्री। ठीक है, अब बेटा जरा ध्यान दीजिए, एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। बेटा ध्यान नहीं है अभी आपका पढ़ाई पे, क्यों कर रहे हो भाई, यहाँ पढ़ने आए हो कुछ करने आए हो, क्यों डांट खाने वाले काम करते हो यार। ये लो भाई, इसको गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, इसको बेटा लिख देना एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ 360। बेटा 360 डिग्री का एंगल समझिए जरा। मैंने एक बेटा लाइन ली और इसको पकड़ के पूरा रोटेट कर दिया, पूरा रोटेट कर दिया, तो यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, 360 डिग्री। मतलब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। क्या होता है बेटा, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ अ साइड। किसी भी एक साइड को बेटा क्या कर दीजिए, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर दीजिए, तो जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अच्छा बेटा मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कुछ लाइंस ले ली, ये ऐसे मान लीजिए कुछ लाइंस ले ली। यहां पर बेटा बहुत सारे एंगल्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये मान लीजिए एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? अगर मैं इन सारे एंगल्स को ऐड कर दूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन 6 एंगल्स का सम किसके इक्वल आएगा, 360। क्योंकि बेटा अगर आपने यहां से चलना शुरू किया और सारे एंगल्स को ऐड किया तो बेटा यहां से यहां तक एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। तो इन सारे एंगल्स का सम बेटा क्या रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। समझ में आ रही बात है नहीं? अच्छा आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में आपको बेटा पता होना चाहिए। सबसे पहला है राइट एंगल। ठीक है, पहले जीरो एंगल से समझते हैं, राइट एंगल पे बाद में आएंगे। चलो या फिर जीरो एंगल पहले समझा देता हूं। ऑर्डर देख लेता हूं जरा मैं कैसे लिखा हुआ है इन्होंने। चलो ठीक है, इनके हिसाब से करा देते हैं। ठीक है, पता नहीं जीरो एंगल ऐड किया हुआ है नहीं किया हुआ है। मान लीजिए बेटा ऐसी 2 रेज हैं, एक रे ऐसे और दूसरी भी इसके ऊपर ही है जो अभी आपको नजर नहीं आ रही है। तो मान लीजिए ये है A और ये है O और दोबारा से यहां पर क्या है B। तो बेटा लाइन एक के ऊपर एक है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा बेटा वो जीरो एंगल बनेगा। क्या बनेगा, जीरो एंगल। और यहां पर जो बेटा एंगल बन रहा है उसको मान लीजिए आपने x से अगर डिनोट कर दिया तो वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा अगर मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर दिया ऐसे, बिल्कुल ऐसे सीधा, यहां पर बेटा जो एंगल बनेगा बेटा बातें नहीं, यहां पर बेटा जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का।
और जब एंगल 90 डिग्री का बनता है तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो कहीं पर भी राइट एंगल आएगा समझ जाना बेटा एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, दूसरा बेटा एक्यूट एंगल, जरा ध्यान से समझिए, ध्यान से समझेंगे बेटा, कैसे समझेंगे, ध्यान से बेटा जरा देखो, अगर मैंने यहां पे कोई लाइन ड्रॉ की, ये लाइन यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, मतलब अगर एंगल 0 डिग्री से बड़ा हुआ और 90 डिग्री से बेटा छोटा हुआ तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने 60 डिग्री का ये एंगल बना दिया तो ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। 80 डिग्री का बना दिया तो कैसा होगा, एक्यूट एंगल। 89 का बना दिया, एक्यूट होगा। 89.99999 का बना दिया, क्या रहेगा बेटा, एक्यूट ही रहेगा। 0 डिग्री का हुआ तो क्या रहेगा बेटा, एक्यूट नहीं रहेगा बेटा, 0 एंगल रहेगा। फिर तो वो 0 एंगल हो गया ना, समझ में आ रही बात या नहीं। सो बेटा मैं एक एंगल ले रहा हूं, मान लीजिए x एक कोई एंगल है जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटी हो, तो ऐसे एंगल को बेटा हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। एग्जाम्पल भी लिख देता हूं सामने। एग्जाम्पल बेटा क्या हो जाएंगे, मान लीजिए 60 डिग्री, 70 डिग्री, 84 डिग्री एक्सेट्रा। क्या बात समझ में आ रही है। अब जरा देखिए ऑब्ट्यूज एंगल, इस एंगल को मैं इधर ले आया जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। इस लाइन को मैं घुमाकर इधर ले आया, ठीक है भाई, ऐसे। तो अब जो एंगल बन गया, अब बेटा यहां पे जो एंगल बना है यहां से यहां तक, वो ऑब्वियसली 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो ऐसे एंगल को बेटा हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बेटा, मान लीजिए 110 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री एक्सेट्रा। ठीक है, सो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बेटा क्या होता है, ऑब्वियसली आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि बेटा एक रे ऐसे थी ऑलरेडी, ठीक है, मैं इसको घुमाकर कहां ले आया, ओए ये तो पूरी घूम गई। डुप्लीकेट तो हो जा भाई, क्या, अच्छा अब होगा ना, हाँ ठीक है बेटा। इसको पकड़ के मैंने घुमा दिया, कहाँ घुमा, अरे घूम जा भाई, इस तरीके से जो ओवरलैप कर रही थी उसको मैं ना ऐसे नहीं बनाता। तो बेटा जो लाइन थी बेटा मैं उसको पूरा घुमाकर ऐसे ले आया। क्या बात समझ में आ रही है, अरे आ जा भाई, ठीक है, इतने से काम चला सकते हैं। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, मान लीजिए ये था A, ये आ गया इधर B और ये हमारा क्या है O, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 180 का। तो जब एंगल एग्जैक्टली 180 का होगा, ना ही छोटा ना ही बड़ा, तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। समझ में आ रही बात है। सो एन एंगल हुज मेजर इज 180 इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट बेटा देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल और इसके बाद कंप्लीट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है जरा ध्यान से समझेंगे। इसके एग्जांपल तो कुछ है ही नहीं, इसका तो एक ही एग्जांपल। अब बेटा इस लाइन को घुमाकर मैं कहां ले आऊं, नीचे ले आऊं, यहां कहीं भी ले आऊं, मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा। मान लीजिए यहां कहीं ले आया ऐसे, अब बेटा जरा ध्यान से समझेंगे। अब जो एंगल यहां से यहां तक बन रहा है वो एंगल बेटा क्या है, वो एंगल बेटा क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। तो ऐसे एंगल को बेटा हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसी ड्राइंग को बेटा मैं एक बार और बना देता हूं। ये है हमारे पास A,
ये है O और इस बार B कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर। और यहाँ पर बेटा जो एंगल बन रहा है वो कैसा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? ज़रा ध्यान देंगे कि एक अंदर भी एंगल बन रहा है, एक एंगल है AOB, वो तो बेटा ऑब्वियसली क्या है, 180 डिग्री से छोटा है। और दूसरा एक एंगल अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको एक और एंगल नजर आएगा AOB। अब बेटा इन दोनों एंगल्स को हम जब लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम बाहर वाले एंगल की बात कर रहे हैं या अंदर वाले की बात कर रहे हैं? तो जो छोटा वाला एंगल उसको हम ऐसे रहने देंगे, उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिफ्लेक्स एंगल है, मतलब 180 डिग्री से अगर बड़ा है एंगल, तो बेटा उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, REF लगा देते हैं, या कई बार पूरा भी लिखा जाता है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOB। कई बार ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाते, डायरेक्टली भी लिख देते हैं। क्या बात समझ में आ रही? तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल के आगे हमेशा रिफ्लेक्स लिखोगे। क्लियर हो गई बात या नहीं? तो ये रहा डेफिनेशन। मोर देन 180 हो, बट लेस देन, यहां पे और ऐड कर लो, बट लेस देन 360, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। ठीक है, ऐसा एंगल तो अंदर तो बन नहीं सकता, क्या नहीं बन सकता? शेप के अंदर तो नहीं बन सकता 180 से ज़्यादा। नहीं, 180 से बड़ा है। हाँ 350 भी सर यही होगा, हाँ जी बिल्कुल। एक और एंगल बेटा रह गया यहाँ पर, कंप्लीट एंगल, वो भी बता देता हूँ। ध्यान समझिए बेटा, जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। क्या समझेंगे? देखो बेटा, इस लाइन को घुमाकर मैं दोबारा से इसके ऊपर ले आया, तो अभी मैंने आपको बताया था कंप्लीट एंगल 1 रिवोल्यूशन जो होता है 360 डिग्री का। तो बेटा 0 डिग्री और कंप्लीट एंगल बिल्कुल सेम तरीके से बनाए जाते हैं। अगर आप पीछे देखें इसके 15 पर जाएं, अगर आप 0 एंगल बेटा मैंने ओवरलैप करके बनाया था या नहीं बनाया था? और यहां पर भी अगर आप देखें तो बिल्कुल मैंने सेम ही बनाया, कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन फर्क क्या है, वहां पर बेटा मैंने इसको रोटेट करके ऊपर नहीं लेकर आया था, वो नॉर्मली ऊपर रखी हुई थी रेस। जब आप इसको पूरा घुमाकर ले आते हो तब बेटा यहां पर जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे एरो से डिनोट करेंगे, मतलब सर्कल बनाएंगे इसके ऊपर, और यहां पर लिखा जाएगा 360 डिग्री। और ऐसे एंगल को बेटा हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। और जहां पर जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखा था कि अगर बहुत सारी रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल 1 2 3 4 5 6 एंगल्स का सम 360 है, तो वहां पर हम रीजन क्या देंगे बेटा, कंप्लीट एंगल का देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बेटा आपको सारे एंगल्स पहचाने, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है। आ जाइए बेटा, देखते हैं अपनी थ्योरम 6.2 क्या कहती है ये थ्योरम, जरा ध्यान से समझिएगा। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, वो कह रहे हैं 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक ये रे है और दूसरी ये रे है, आपस में बेटा क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपको ये प्रूव करना है कि बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, वर्टिकल। हाँ जी, लेकिन हाँ जी, बट प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाला एंगल मैंने ले लिया 1, ये वाला एंगल बेटा इसके इक्वल आएगा, मतलब ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट, मतलब एक उधर और एक इधर। इसको एंगल 1 ले लिया, इसको एंगल 2 ले लिया, इसको एंगल 3 ले लिया और इसको एंगल 4 ले लिया। तो बेसिकली हमें गिवन क्या है, देखो आपको 3 चीजें बेटा लिखनी पड़ेंगी, याद रखना। ये स्टेप्स अब याद कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे ऐसे ही करेंगे। पहले तो बेटा आपको एक चीज लिखनी है, गिवन। यहां पर बेटा गिवन क्या है, उसके बाद बेटा हम लिखेंगे टू प्रूव। क्या लिखेंगे बेटा, टू प्रूव। और लास्ट में बेटा हम क्या लिखेंगे, प्रूफ। बेटा ग्रीन का मतलब है हरी झंडी, जो आपको दिया हुआ है। टू प्रूव का मतलब है जो आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन में सॉल्व करके बताना है। इसीलिए बेटा क्या है, रेड
झंडी रेड कलर है। और बेटा ब्लू क्या है, हमें सॉल्व करके बताना है, सॉल्यूशन करके दिखाना है, ठीक है। तो कलर के हिसाब से ले लिया मैंने। अब बेटा यहां पर मान लीजिए ये है लाइन L और ये है M। यहां पर बेटा उन्होंने बोला लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो आप क्या लिखोगे, लाइन L एंड M आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है बेटा। पहली चीज लिख ली। टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें यह करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, या फिर हमें यह शो करना है। बेटा अभी ध्यान नहीं दे रहा हूं आप, हाँ जी बस बता रहा हूं मैं आपको, आपको ही पता क्यों बोल रहा हूं मैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब आ जाइए बेटा प्रूफ पे, जरा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहां पर बीच में एक लाइन आ गई है, तो इन टू एंगल्स का सम कितना होगा बेटा, 180। रीजन बेटा देना बहुत ही जरूरी है। रीजन क्या होगा बेटा, मुझे कौन बताएगा, लीनियर पेयर, पेयर बेटा दो एंगल्स का सम 180 आ रहा है, रीजन क्या होगा बेटा, लीनियर पेयर। और इसको ले लिया बेटा मैंने फर्स्ट इक्वेशन, बताइए कोई दिक्कत। सिमिलरली यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है और ये फिर से बीच में एक लाइन आ रही है, तो एंगल 2 और एंगल 3 का सम भी कितना रहेगा, 180 ही रहेगा। रीजन फिर से बेटा क्या है, लीनियर पेयर, और ये क्या है बेटा मेरी सेकंड इक्वेशन। जरा ध्यान दीजिए बेटा, राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो ऑब्वियस है कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। भाई राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। बेटा इसको और इसको मैं इक्वेट कर रहा हूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। कोई दिक्कत? बेटा एक बात बताओ, अगर ये प्लस का 2 है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये बेटा प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा या नहीं कट जाएगा। तो बेटा एंगल 2 से एंगल 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या बचा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, ये तो मैं प्रूव करना था, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है। समझ में आ गई बात या नहीं। इसी तरीके से हम बेटा क्या लिख देंगे, सिमिलरली जैसे मैंने ये प्रूव किए वैसे ही बेटा मैं क्या प्रूव कर सकता हूं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या बात समझ में आ गई। हैंस इट इज प्रूव्ड दैट, हैंस इट इज proved that vertically opposite angles are equal। ये है बेटा आपकी थ्योरम 6.2। आपको पहले तो प्रूव करना आना चाहिए, ऑब्वियसली क्वेश्चन में डायरेक्टली आ जाता है, प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरा, आपको डायरेक्टली भी अगर प्रूफ करने के लिए नहीं बोला तो आज के बाद कभी भी x बन रहा है तो आमने सामने वाले एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल 1 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 4 के इक्वल होगा। रीजन बेटा वहां पे लिखना होगा, क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। समझ में आ रही बात यानी। एक ही बात, कोई दिक्कत, रुक जाओ। और कुछ बचा है? नहीं बेटा। इसी के साथ बेटा हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। समझ में आ गई बात या नहीं? प्लीज़ नोट इट डाउन।